कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय 15 भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं एवं नवीन प्रवृत्तियां। इससे पहले हमने पढ़ा भारतीय अर्थव्यवस्था एक अविकसित अर्थव्यवस्था के रूप में, भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में, आर्थिक सुधार में हमने पढ़ा व्यापार घाटा, भुगतान संतुलन और उदारीकरण। अब हम पढ़ेंगे निजीकरण। निजीकरण क्या होता है? अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की भूमिका में वृद्धि करने की प्रक्रिया। जब हम अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की भूमिका में वृद्धि करेंगे तो वह वृद्धि करने की प्रक्रिया निजीकरण कहलाएगी। अर्थव्यवस्था में दो प्रकार के क्षेत्र होते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र। जब हम अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ाएंगे और सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को घटाएंगे तो वह निजीकरण कहलाता है। आजादी के बाद सन 1991 तक देश में मिश्रित समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। उससे क्या हुआ कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को बढ़ावा दिया गया और निजी क्षेत्र पर एक नियंत्रण या एक लाइसेंस प्रणाली लागू कर दी गई, जिससे क्या हुआ कि सार्वजनिक क्षेत्र एक अनावश्यक रूप से उसका विस्तार हो गया, उसकी उत्पादकता और गुणवत्ता में कमी आई। जब पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा था, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में जब सुधार हो रहा था तो सन 1991 में भारत सरकार ने भी यह महसूस किया कि अब भारतीय अर्थव्यवस्था में भी निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ाया जाए और उन्होंने निजीकरण के प्रयास प्रारंभ किए। निजीकरण जब किया गया तो निजीकरण दो रूपों में हुआ। पहला, सार्वजनिक क्षेत्र में आरक्षण प्राप्त उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र में आरक्षण प्राप्त उद्योगों की भूमिका में कमी की जाए। सन 1947 से लेकर 91 तक सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका बहुत अधिक थी। अधिकांश जो क्षेत्र थे उनमें सार्वजनिक क्षेत्र ही क्रियाशील थे। जैसे कि हम देखें, आज भी हम देखें एकाधिकार क्षेत्र में देखें, जिस प्रकार आप रेलवे देखते हैं, रेलवे सिर्फ भारतीय रेलवे है, कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है। इसी प्रकार पहले सारी, चाहे दूरसंचार कंपनी हो, चाहे उड्डयन विभाग हो, हमारी बहुत सी एयरलाइंस केवल भारत सरकार द्वारा निर्धारित और नियंत्रित सेवाएं ही चला करती थी। सन 1991 से पहले, 1991 के बाद केवल कुछ क्षेत्रों को छोड़कर सभी क्षेत्रों को निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया। जैसे आप देखें कि दूरसंचार विभाग में पहले केवल बीएसएनएल ही काम करता था या एमटीएनएल ही काम करता था। आज आप देखेंगे आइडिया, एयरटेल, जियो, ये क्या हुआ कि हमने दूरसंचार विभाग में निजीकरण को अपनाया। ऐसे प्रत्येक क्षेत्र में हमने, चाहे हमने तकनीक के क्षेत्र में हो, हमारे बहुत से उद्योगों के क्षेत्र में हो, हमने उनको विस्तृत रूप दिया और निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ाया। दूसरा रूप हम देखते हैं विनिवेशीकरण यानी डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है कि राज्य सरकार द्वारा जो सार्वजनिक उद्योग या सरकार द्वारा जो सार्वजनिक उद्योग संचालित किए जा रहे हैं, उन सार्वजनिक उद्योगों में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी को शामिल करना या निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी को बढ़ाना। हुआ क्या था कि 91 से पहले तक सरकार ने बहुत से उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित किए। विभिन्न प्रकार के नियम और कानून बनते चले गए। उन नियम और कानूनों की वजह से उन सार्वजनिक उद्योगों की या सरकारी उद्योगों की उत्पादकता कम हो गई और गुणवत्ता धीरे धीरे स्तर नीचे होता चला गया गुणवत्ता का, और इस सरकार के लिए एक सफेद हाथी की तरह प्रतीत होने लगे। जब इनमें निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ाया गया, तो इस प्रक्रिया को विनिवेशीकरण कहा गया और सन 91 के बाद में एक अलग से विनिवेश मंत्रालय बनाया गया केंद्र सरकार के द्वारा। जो घाटे में चल रहे सार्वजनिक उद्योग थे, या तो उनको पूरी तरीके से निजी क्षेत्र को सौंप दिया गया या कुछ हिस्सेदारी निजी क्षेत्र को दे दी गई। ये सरकार ने तय किया कि किस उद्योग में कितने प्रतिशत
हिस्सेदारी निजी क्षेत्र की होगी। लेकिन उससे ये फायदा हुआ, एक तो जो सरकार के लिए सफेद हाथी उद्योग साबित हो रहे थे उसमें सरकार का अपना पैसा लगना कम हुआ या बंद हो गया। दूसरा, इनकी उत्पादकता बढ़ी, इनकी गुणवत्ता में सुधार हुआ और ये भी एक लाभदायक उद्योग बन गए और लोगों को रोजगार मिलने लगा अधिक इनमें। इस प्रकार से निजीकरण, पहला सार्वजनिक क्षेत्र में आरक्षण प्राप्त उद्योगों में कमी करके और दूसरा विनिवेशीकरण द्वारा जो उद्योग सरकार चलाती थी उनको निजी क्षेत्र में सौंप करके। इसका ही एक विनिवेशीकरण का उदाहरण हम देखें, मारुति जो भारत सरकार का उपक्रम था उसको भारत सरकार ने एक जापानी कंपनी सुजुकी के साथ इसका टाई अप किया, उसका निजीकरण किया और एक इसकी गुणवत्ता में सुधार हुआ। लगातार मारुति सुजुकी भारत में एक नंबर 1 ब्रांड बनी हुई है कार उत्पादकता के मामले में। तो ये प्रक्रिया कहलाए विनिवेशीकरण। अब हम देखते हैं वैश्वीकरण। वैश्वीकरण होता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन यानी किसी एक देश की अर्थव्यवस्था को, हम सीधे अर्थों में समझें, किसी एक देश की अर्थव्यवस्था को पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना। यानी एक देश की जो राजनीतिक सीमाएं या भौतिक सीमाएं होती हैं अर्थव्यवस्था में, वो सीमाएं एक बाध्यता उत्पन्न नहीं करती। उन बाधाओं को हटाना एक घरेलू अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, जो हमारी घरेलू अर्थव्यवस्था है उसको विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण करना क्या कहलाता है? वैश्वीकरण। आज आप देखते हो कि कहीं भी कोई भी विश्व में संकट आता है तो पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था एक साथ प्रभावित होती है। आज हम देखें ये कोरोना जो महामारी चल रही है इसका हम प्रभाव देखें तो खाड़ी देशों में तेल की उत्पादकता तो उतनी है लेकिन मांग सभी जगह घट गई। तो इसके कारण पूरे विश्व में जो पेट्रोल उत्पाद है उनके दाम एक साथ गिर गए। ये किस कारण हुआ? वैश्वीकरण के कारण हुआ कि ग्लोबलाइजेशन है, एक देश की अर्थव्यवस्था पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ी हुई है। ग्लोबलाइजेशन होता क्या है कि घरेलू अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। इसमें क्या होता है कि तकनीक और सेवाएं, पहले क्या था 1991 से पहले तक घरेलू उद्योगों को संरक्षण देने के लिए बहुत सारे ऐसे नियम और कानून बना दिए जिससे क्या है कि एक देश के अंदर विदेशी कंपनियां अपना व्यापार बहुत ही मुश्किल से कर पाती थी। इतना टैक्स उनके ऊपर लगा दिया गया था जिससे क्या रहता है कि हमारे घरेलू उद्योग को संरक्षण मिला। लेकिन उससे क्या हुआ कि ना तो एक उच्च क्वालिटी जो उच्च तकनीक थी, गुणवत्ता की तकनीक वो देश में आ पाई, न यहाँ के लोगों को उच्च गुणवत्ता का सामान उपलब्ध हो रहा था। तकनीक अगर कमजोर होगी या घटिया होगी तो गुणवत्ता भी उत्पादों की कमजोर होगी। तो इसको समझते हुए जो ग्लोबलाइजेशन चल रहा था, डंकन प्रस्ताव जो चल रहा था, उनको समझते हुए वैश्वीकरण किया गया और विदेशी कंपनियों को भी देश में व्यापार के लिए आमंत्रित किया गया, जिससे क्या हुआ कि यहाँ के देश के लोगों को भी उच्च गुणवत्ता युक्त सामान मिला, उच्च तकनीक युक्त सामान मिला और सरकार ने यह सोचा कि अब भारतीय उद्योगों को भी पूरे विश्व के उद्योगों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का मौका दिया जाए, जिससे कि यहाँ के निवासियों को उच्च गुणवत्ता का सामान उपलब्ध होगा। अब देखिए इसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। अक्सर 10th क्लास में एक प्रश्न आता है बोर्ड में कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसे कहते हैं और चार बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम लिखो। देखिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां वे कंपनियां जो एक से अधिक देशों में अपना व्यापार करती हैं, एक से अधिक राष्ट्रों में अपना व्यापार करती हैं, वो बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाती हैं। आप देखते होंगे टीवी पे ऐड जो भी आते हैं अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। अभी आप देखेंगे तो हम देखते हैं कि एयरटेल, आपका देखिए वोडाफोन, हमारी यहाँ की यूनानी सीमेंट, लिबर्टी, बहुत सी ऐसी कंपनियां जो भी आप अधिकांश जो कंपनियां हैं जो एक से अधिक देशों में व्यापार करती हैं वो बहुराष्ट्रीय कंपनियां। नाम के आधार पर देखेंगे
तो आप देख सकते हैं एयरटेल है, वोडाफोन है, आपके बाटा है, लिबर्टी है, सैमसंग है, एलजी है, बहुत सारा नोकिया है। ये सारी विदेशी कंपनियां हैं। तो बहुत से अलग अलग, पेप्सी है, कोकोला है, ये सब बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। और वैश्वीकरण के दौरान ये कंपनियां अपने अपने देश से विश्व के अनेक हिस्सों में फैली और अपना उच्च गुणवत्ता युक्त उत्पाद विश्व के हर कोनों में इन्होंने प्रस्ताव भेजा। अब इसमें एक बड़ी भूमिका होती है विश्व व्यापार संगठन की, डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ क्या है? डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1995 में की गई थी। 1995 में विश्व ये एक ऐसा मंच बनाया था कि विश्व के विभिन्न देशों के बीच में एक व्यापारिक समझौतों को एक मंच प्रदान किया जाए, नियम और कानूनों के निर्धारण में उनकी मदद की जाए और विभिन्न देशों के बीच में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विभिन्न देशों के बीच में यदि कोई तनाव या संघर्ष की स्थिति आती है व्यापार ट्रेड के लिए, तो उनको एक मंच पर लाकर उनमें समझौता करवाया जाए या पहले जो नियम और कानून बने थे उनकी पालना करवाने के लिए किसी देश को बाध्य किया जाए कि आपने इस पर हस्ताक्षर किए थे, आपने ये नियम कानून माने थे, आपको इनकी पालना की जाएगी। तो विश्व व्यापार को संचालित करने के लिए एक मंच बनाया गया, उस मंच को कहते हैं विश्व व्यापार संगठन। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे निजीकरण और वैश्वीकरण। अब एक अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है कौशल विकास। कौशल हम समझते हैं एक पारंगतता, प्रत्येक व्यक्ति में एक बहुत अपनी एक विशिष्टता होती है। उस विशिष्टता को आप एक रोजगार के क्षेत्र में उसको डाइवर्ट करना, उसको बदलना। हम जैसे देखते हैं कि किसी भी कार्य को अधिक अच्छे तरीके से संपन्न करने की योग्यता या क्षमता, किसी भी कार्य को जो आप पहले कर रहे हैं इसको अधिक अच्छे तरीके से करने की योग्यता या क्षमता, उस क्षमता को बढ़ाना कौशल विकास कहलाता है। देखिए, प्रत्येक देश में मानव श्रम होता है और वो मानव श्रम यदि अधिक कुशल और पारंगत होगा, आप समझते हैं कि हम सब जो काम करते हैं यदि काम को और अच्छे तरीके से किया जाए या उसकी उत्पादकता और गुणवत्ता को बहुत अधिक बढ़ाकर किया जाए, उसको विश्व स्तरीय तकनीक से या कैसे हम उसको अधिक अच्छे से करते हैं, उनको बढ़ाने की जो प्रक्रिया है, वो हमारी जो तकनीक को, हमारी जो पारंगतता को बढ़ाने की प्रक्रिया है, वो कौशल विकास कहलाती है, हमारी क्षमता को बढ़ाने की प्रक्रिया। अब आते हैं मानव पूंजी। जब प्रत्येक देश में श्रम एक बहुत बड़ी उपलब्धता उसकी कहते हैं, मानव श्रम एक बहुत बड़ा उसका घटक होता है देश का। जिस देश में ह्यूमन लेबर या मानव श्रम बहुत अधिक है, उस देश की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छे तरीके से विकास की ओर जाती है। जब मानव श्रम को शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण के द्वारा, जब मानव श्रम को शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण के द्वारा योग्यता और कौशल प्रदान कर दिया जाए, जब मानव श्रम को शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण के द्वारा योग्यता और कौशल प्रदान कर दिया जाए, तो उसे मानव पूंजी कहते हैं। मानव पूंजी जितनी अधिक, जो हमारे मानव पूंजी, कुशल मानव पूंजी होगी, उतना अधिक उस देश का उत्पादन अच्छा होगा, गुणवत्ता अच्छी होगी, जैसे उसकी अर्थव्यवस्था अधिक ऊंचाई पर जाएगी और वह राष्ट्र विकास करेगा और वहां की प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय भी अधिक होगी। इसकी दिशा में हमने राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन की स्थापना की। 15 जुलाई 2005 को वर्तमान एनडीए की सरकार ने राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन की स्थापना की। 15 जुलाई 2015 को इसकी स्थापना की। इसका उद्देश्य था कि हमारे देश में जो भी हमारे 18 से लेकर जो भी 50 या 55 साल के व्यक्ति हैं, उनकी कुशलता को बढ़ाया जाए और उसकी कार्य कुशलता और क्षमता को बढ़ाया जाए, जिससे कि स्किल्ड लेबर हमारे यहाँ डेवलप हो। स्किल्ड लेबर होगी तो पारंगतता अधिक होगी और लोगों में रोजगार के अवसर अधिक होंगे। इस प्रकार कौशल विकास के द्वारा हमारे देश की उत्पादकता को और गुणवत्ता को बढ़ाया गया। धन्यवाद।